अच्छा, कोई सीन नहीं है मतलब। अच्छा, आले तुमने ये वाला टेस्ट नहीं दिया था क्या परसों संडे वाला? मैम पता नहीं क्या है, कोई दिक्कत हो गई है, डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैंने स्नेह मैम से भी कंसल्ट किया था, आईडी हाँ में तो कोई दिक्कत है या फिर पता नहीं लॉगिन में कोई दिक्कत है, हो ही नहीं रहा। क्योंकि 2 बार से हो रहा है ना। यस मैम, एक तो बीच में फर्स्ट वाले में जब केमिस्ट्री का भी था तब तो बीच में एंड हो गया था, बट इसमें बहुत ही बुरा हुआ, मतलब हो ही नहीं पाया टेस्ट। हम्म। ओके, तो ये करना पड़ेगा, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसे तो टेस्ट मिस होते यस मैम, रहेंगे। मैंने मैम से भी कहा था कि मैम मेरे डिवाइस में कोई दिक्कत है या फिर आईडी में दिक्कत है या फिर वहीं से पोर्टल से ही दिक्कत है, क्या दिक्कत है बता दीजिए। मैम ने कहा हम्म। था बताऊंगी चेक करके। फिर आपने हम्म। बताया कि वाली टीम को लीव मिली होती है, टेक्निकल टीम जो है, तो मुझे लगा इसलिए हॉल्ट पे चल रहा है। राइट, वो होते हैं 1 जनवरी तक। कल से मे भी रिज्यूम करें, पर नहीं कल तो फिर परसों से। स्नेहा मैम ने क्या बोला? चलो कोई नहीं, एक बार मैं भी उनसे बात कर लूंगी। ठीक है, गुड इवनिंग यस अफ्ताब। मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए करें फिर स्टार्ट। यस यस मैम। मैम। ओके, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इक्विवेलेंट एन फैक्टर और नॉर्मेलिटी बेसिकली हम लोग करने वाले हैं, एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी हम लोग करेंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है एंड बहुत ही वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से। एंड ये ज्यादा टॉपिक का यूज होता है वहां पर जहाँ पे आप स्कूल में टाइट्रेशंस करते हो। आपका स्कूल में टाइट्रेशन वाले स्टार्ट हो गए हैं क्या एक्सपेरिमेंट? उसमें हो चुका है। ठीक है, तो आपने किस किस के बीच में टाइट्रेशन किए? केमेनोफोर और ऑक्सैलिक एसिड वाली की होगी। यस मैम। ठीक है, तो तुमने रिडॉक्स टाइट्रेशन किया है, तो तुमने क्या किया होगा? केमेनोफोर को, मैं ऐसे ही बता रही हूँ जस्ट, केमेनोफोर को ब्यूरेट में लिया होगा, इसको बीकर में लिया होगा, है ना? यस मैम। ओके, कॉन्सेंट्रेशन किसकी पता लगाई थी, ऑक्सैलिक एसिड की या केमेनोफोर की? मैम के मैम मैम। ऑक्सैलिक एसिड की। यस, ऑक्सैलिक ब्यूरेट। ऑक्सैलिक एसिड। बिकॉज यस मैम। जो ब्यूरेट में हम लोग फिल करते हैं उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी हमें पता होता है। तो बेसिकली मैं अभी मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, वो तो हम टाइट्रेशन वाला पार्ट ज्यादा तो नीट में नहीं पूछा जाता, हल्का फुल्का बेसिक सा आपको आइडिया होना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगी, क्योंकि एक और लेक्चर और लूंगी बेटा इसका मैं ना। तो आप लोग क्या करते होंगे, ब्यूरेट में ये फिल करते होंगे, है ना, एंड बीकर में आपका ये होता होगा। ठीक है, यस मैम। और कोई इंडिकेटर भी यूज करते हो? मैम फिनॉल फथलीन। फिनोप्थिलिन यस करते मैम। हो इसमें? यस मैम। केमेनोफोर तो खुद ही इंडिकेटर है इसमें। यस मैम। तो याद करके मुझे बताओ कि कोई इसमें फेनोक्थिलीन यूज करते हो कि नहीं करते हो, है ना? नो मैम नहीं करते। हाँ, ठीक है, नो तो आप मैम। क्या करते हो, ब्यूरेट की जो नोजल होती है वो ओपन करते हो, और आपने बीकर में डाल रखा होता है, ऑक्सैलिक एसिड ले रखा होता है। ठीक है, तो ब्यूरेट से आप लोग क्या करते हो, धीरे 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 उसको ओपन करते हो, ड्रॉप वाइज नीचे आता है, एंड उसको कंटिन्यूसली शेक करते हो, और तब तक यस शेक मैम। करते हो जब तक उसका बिल्कुल लाइट प्यारा सा बेबी पिंक कलर ना आ जाए, है ना? और यस मतलब वो मैम। यस कलर मैम। ऐसे आना चाहिए कि अगर और ड्रॉप जाती है ऊपर से केमेनोफोर की तो फिर वो चेंज ना हो कलर। तो उस पॉइंट को आप लोग इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं, है ना? तो वही यहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो आई होप थोड़ा सा समझ में आया, पढ़ने के वाले हैं तो ये थोड़ा सा वहां से ज्यादा रिलेट करता है टॉपिक। ठीक है, बाकी टाइट्रेशन वाला आपको जो स्कूल में कराया जा रहा है थोड़ा अच्छे से करो, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे बनते हैं क्वेश्चन, अच्छे खासे अच्छे लेवल के भी बनते हैं, बट नीट में इजी पूछते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आज के उसमें डिस्कस करेंगे। एक बार मैं बता देती हूँ, आई होप आप लोगों ने जो मैंने कल आप लोगों को वो बताई थी, बैलेंसिंग करवाई थी, वो आप लोगों ने कर ली हो। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था पहले आप एन इलेक्ट्रॉन, जो हाफ कौन सा वाला था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था, पहले आप उसको अच्छे से करो, जब वो अच्छे से आ जाए फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को करो, क्योंकि नीट में यू हैव ये नहीं है कि कोई मतलब ये मेथड से ही करना है, आपको बस बैलेंस करनी आनी चाहिए इक्वेशन, दैट्स इट। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता ही है सबसे पहला काम आपका क्या होता था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में?
सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती थी, ऑक्सीडेशन Yes, ma'am. रिडक्शन अलग लिखते थे, फिर अगर सेंट्रल एटम बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करते थे उसको, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का कितना लॉस और गेन हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में वो करते थे, फिर इलेक्ट्रॉन को बराबर करते थे, फिर ऐड करते थे, उसके बाद जो है आप लोग ऑक्सीजन को चेक करके फिर वाटर को लगाते थे रिएक्टेंट की साइड या प्रोडक्ट की Yes, साइड, ma'am. एंड फिर उससे आप H+ या OH नेगेटिव जो भी आपका एसिडिक या बेसिक मीडियम है वो आप करते थे। तो ये अपने स्टेप होते थे, आपका कहे कितना कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो, बैलेंस्ड इक्वेशन हो, आप वो कर दोगे आराम से अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाली सारी स्टेप आपको मालूम है तो। ठीक है, तो ये था। और मैंने कहा था एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे आप लोगों को जब आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे, तो उसके जो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो आप प्लीज ट्राई करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा। अभी तो आई नो आप लोगों का टेस्ट है संडे में, है ना? हाँ संडे में है, Yes, तो ma'am. कोई बात नहीं, इसको साथ साथ करते रहो, वो तो करते ही रहो, उस पर ज्यादा टाइम दो, इस पे थोड़ा सा दे दो, मतलब लाइक 20 to 25 मिनट्स बहुत है। ठीक है, क्योंकि रिडॉक्स बहुत ज्यादा वो नहीं है, डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेरा बेटा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को हम ई से भी दिखाते हैं। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट होता कैसे है मेरा बेटा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा मोलिकुलर वेट, सुना है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. वैसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट की। लेकिन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मान लो तुम्हें बोला जाए KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट बता दो, तो उस केस में, या मैं बोलूं बेरियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट बता दो, तो कैसे बताओगे? तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है मेरा बेटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है, या मैं बोलूं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वो हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। गेटिंग माई पॉइंट? जिसका भी लेट से मैं आपको बोलूं बेटा BaCl2, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, BaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे एंड उसका एन फैक्टर लिखेंगे। मैम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? वही तो आज मेरे को सिखाना है आपको मैं काफी सारे एग्जांपल्स करा दूंगी, मतलब कि नीट का क्वेश्चन तुम्हारे से मिस नहीं होगा। एन फैक्टर को बेटा कई बुक्स में लिखा मिलेगा, वैलेंसी फैक्टर भी लिखा मिलेगा। ठीक है मेरा बेटा, वैलेंसी फैक्टर भी VF लिखा भी मिलेगा और एन फैक्टर भी लिखा मिलेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ ये कहाँ पे यूज होगा बेटा। ये बहुत जगह यूज होने वाला है, तभी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। अच्छा, क्या तुम लोगों ने नॉर्मेलिटी पढ़ी है? चलो, तुमने मोलैरिटी तो पढ़ा होगा। मोलैरिटी मैंने आप लोगों Yes, को ma'am. याद करो बताया था, मैंने मोलैरिटी बताया था बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही बताया था। Yes, ma'am. ये Yes, थोड़ा सा ma'am. अलग है, नॉर्मेलिटी इज समथिंग डिफरेंट बेटा। मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं इसकी जगह। ठीक है, और डिवाइड में क्या होता है मेरा बेटा, डिवाइड में होता है अपना वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब मैम ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये कैसे निकालेंगे, है ना? अब मैम ये नंबर ऑफ देखो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन मास बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? गिवन मास, ध्यान से देखना, गिवन मास, अब यहाँ पे मोलर मास नहीं लोगे, अब आप यहाँ पे लोगे इक्विवेलेंट मास। क्या लोगे? इक्विवेलेंट मास, या यू कैन से इक्विवेलेंट वेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास क्या है अभी बताया मैंने, मोलर मास बाय एन फैक्टर, यानी कि एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब क्या करोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को जो मैंने ये किया इसको यहाँ पे पुट करो, तो देखना नॉर्मेलिटी क्या आएगी, इधर आओ, लिखो गिवन मास बाय मोलर मास, ध्यान से देखना, इनटू एन फैक्टर हो गया, और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है।
बोलो। अब ये वाली टर्म क्या Yes, बन ma'am. गई, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो मैम, ये तो मोलैरिटी है। तो Yes, ma'am. नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन मैंने तुम्हें बता दिया कि नॉर्मैलिटी बराबर होती है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर के। गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुम मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि अभी मैं तुम्हें निकालना सिखाऊंगी, विच इज योर वैलेंसी फैक्टर, तो आपका वो क्या आ जाएगा, नॉर्मैलिटी निकल के आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस इतना मैम। समझ में आया? चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया तुम्हें, एक बार फिर लिखो। मैंने तुम्हें बताया नॉर्मैलिटी क्या होता है मेरा बेटा, नॉर्मैलिटी होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है मैम? इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, आइए। मोलैरिटी को और हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। मोलैरिटी क्या होता है आप लोगों का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय Moles upon the volume. ठीक है, यस, ये लिख सकते हो। ठीक है, Yes, अच्छा एक ये आ गया। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्मैलिटी की जगह लिखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एक बार एक ये रिलेशन आ गया, ध्यान से देखना क्या रिलेशन बना रही हूं मैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या था मेरा बेटा, इधर आओ। ये देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैं लिख दूं नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम, Yes, ma'am. नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम। बोलो सारे। Yes, Yes. ma'am. चलो एक तो तुम्हें ये याद Yes, होगा ma'am. कि एनवी के प्रोडक्ट के बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट। अब नॉर्मैलिटी मैम अभी आपने बताया मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। ठीक है। No, ma'am. अब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है मैम, नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो मैं ऐसे लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो ये तीनों चीजें तुम्हारे काम की हैं। जब मैं आगे न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो उसमें तुम्हारा जो नंबर ऑफ तुम इक्विवेलेंस निकालोगे, मैम कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे जब हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बताऊंगे आपको। तो नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है। अगर उन्होंने मान लो नॉर्मैलिटी ना दे रखी हो, मोलैरिटी की टर्म्स में दे रखा हो, तो फिर तुम्हें ये लगाना पड़ेगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। अगर वो नहीं दे रखा, मोल्स की टर्म में दे रखा है, तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर लगाना है। मतलब ये तीनों जो हैं यूज हो सकते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, Okay, ma'am. लिख लो फटाफट से लिखो। देखो अभी ना बहुत बढ़िया फील नहीं आएगी तुम्हें, इस टॉपिक की बढ़िया फील तुम्हें आधे घंटे बाद आएगी। लेकिन हाँ, ये आई होप ये समझ में आ रहा हो कि लिख क्या रही हूँ मैं अभी। ठीक है, बस ये समझ में आना चाहिए फिलहाल Yes, कि ma'am. मैम आप ठीक है, ये नॉर्मैलिटी मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर आया कैसे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार अपनी नोटबुक में लिख लो ताकि मैं आगे चलती हूँ मेरा बेटा। और यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट मास की मतलब इक्विवेलेंट मास के बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हो कि जो इक्विवेलेंट मास होता है वो एक प्योर नंबर होता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको अगर ग्राम में एक्सप्रेस करते हो बेटा, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, वैसे कोई पूछेगा नहीं, लिख सकते हो, लेकिन तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्या बोल देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। Equivalent mass. ठीक है, और इक्विवेलेंट मास की ना अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। क्यों? क्योंकि देखो मोलर मास तो सेम ही रहेगा, एन फैक्टर का लोचा आएगा। अब जहां पे भी एन फैक्टर चेंज हुआ वहां पे इक्विवेलेंट मास भी अलग हो जाएगा। अभी हमारा मेन बात बार बार क्या निकल के आ रही है, एन फैक्टर एन फैक्टर एन फैक्टर। में भी निकालते कैसे हैं वो अब मैं सिखाऊंगी, जल्दी से लिख लो। अब हम वैलेंसी फैक्टर यानी कि एन फैक्टर की कैलकुलेशन देखेंगे अलग अलग केसेस में। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा बेटा केस आता है, सब कुछ लिखूंगी मैं यहाँ पे। हाँ ऋषा बोलो। मैम वैलेंसी फैक्टर ही कहते हैं एन फैक्टर को। यस, एन फैक्टर इज वैलेंसी फैक्टर। कहीं पे तुम्हें बुक्स में वीएफ भी मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम वैलेंसी फैक्टर भी लिख लो। ठीक है, तो पहला जो केस है मेरा बेटा, लिखिए सारे बच्चे, सारा कुछ लिखवाऊंगी मैं यहाँ पे।
वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयंस, सबसे पहले मैं बात करूंगी आयंस के केस में वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर क्या होता है। तो जो यूनिट चार्ज होगा आयन पे वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। मतलब जैसे अगर मैं ले लूं एग्जांपल Na+ का, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, Na+, ठीक है, तो कितने का चार्ज है, +1, तो जो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा, यानी कि जो एन, तुम बताओ वैलेंसी फैक्टर लिखूं या एन फैक्टर, एक ही चीज लेते हैं फिर, NF ले लेते हैं, ठीक है, एन फैक्टर ठीक है। क्योंकि बार बार वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर वो हो जाएगा, ठीक है, एन फैक्टर इज 1, ठीक है। अब जैसे मान लो Cl- है तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, -1 Br- है तो एन फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है। अगर मैम मान लो, चार्ज हाँ चार्ज को देख रहे हो आप मेरा बेटा, एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज है तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। अगर मान लो मैं लिख रही हूँ SO4 2 तो कितने का चार्ज है सल्फेट पे, -2, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। हाँ बोलो बोलो श्रीपर्णा। मैम जैसे साइन नहीं देखते कि माइनस है तो -1 नहीं होगा। वैलेंसी फैक्टर पॉजिटिव वैल्यू होगी बेटा, नेगेटिव नहीं होती है, ओके मैम। ठीक है। तो +1 है, -1 है, +3 है, -3 है, वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको याद हो जब मैं बैलेंसिंग करा रही थी तो मैंने आप लोगों को कहा था मैग्नीट्यूड लेना है उसका, मतलब साइन आपको यस कंसिडर मैम। नहीं करना, मैंने कहा था मोड लेना है आप लोगों को, अगर थोड़ा सा याद हो तो उसमें यस साइन नहीं मैम। कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव होगी वैल्यू, ठीक है। हाँ आफ्ताब, मैम सेम ही क्वेश्चन था मैम। ठीक है, ओके, हो गया। ये आपका पहला केस था, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है केमिस्ट्री में क्योंकि ये बहुत इजी पड़ जाता है, बट यस आपको सारे केसेस पता होने चाहिए। सेकंड केस लिखना स्टार्ट करूं। सेकंड केस मैं नेक्स्ट उस पे लिखती हूँ स्लाइड पे। सेकंड केस है मेरा बेटा वैलेंसी फैक्टर या मैं बोलूं एन फैक्टर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड बोले तो जैसे एग्जांपल ले लो NaCl, है ना, जैसे आप ले लो बेरियम क्लोराइड ले लो, जैसे आप ले लो एल्यूमिनियम सल्फेट ले लो, समझ रहे हो मेरी बात, ये आपके हो गए आयनिक कंपाउंड। तो ये आपके सोल्ट भी हैं। अब सोल्ट वाले केस में क्या होता है बेटा, सबसे आसान होता है सोल्ट वाले केस में एन फैक्टर को डिटरमाइन करना, आपको कुछ नहीं चेक करना, या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या टोटल नेगेटिव चार्ज, बस खत्म। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा NaCl की तो Na+ और Cl नेगेटिव होगा कितने का पॉजिटिव चार्ज है, 1, ये आप देख सकते हो कितना नेगेटिव चार्ज है। बेरियम क्लोराइड को आप कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे, देखो इधर Ba2+ +2Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज चेक कर लो या टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज -2 है, पॉजिटिव भी +2 है, तो 2 लिखोगे यहाँ पे, बोलो। और अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम सल्फेट की तो एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या होगा एन फैक्टर, देखो इसको कैसे करोगे डिसोसिएट, 2 एल्यूमिनियम +3 सल्फेट आयन, देखो कितने का चार्ज होगा, 6 का, तो यानी कि एन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो सोल्ट के केस में आपको बस चेक करना है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा। हाँ ऋषा, मैम जो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा सेम ही आएगा। न्यूट्रल है ना ओवरऑल, ओके मैम। चार्ज बैलेंस रखना है ना, यहाँ पे +6 का है तो उतना ही आपका माइनस में भी होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, ओवरऑल न्यूट्रल ओके है। मैम। और बोलो, फिर पढ़ना कुछ कह रहे थे, नहीं मैम अंडरस्टूड है। ठीक है। अब मान लो मुझे यहाँ पे वो निकालना हो, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, तो कैसे निकालूंगी मैं, तो आप क्या करोगे, मोलर मास ऑफ NaCl जिसको मैं कैपिटल M से लिख रही हूँ फिलहाल के लिए, बाय एन फैक्टर, तो M/1 आ जाएगा, इसका M/2 आ जाएगा और इसका M/6 आ जाएगा, M/6। सिंपल है, निकाल यस लोगे, मैम। ठीक है।
अब हम चलते हैं थर्ड वाले। प्लीज मेरे को थम्स अप देते जाना, कहीं पता चले एक केस भी थोड़ा सा गड़बड़ आ गया तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा एन फैक्टर का। ठीक है, अभी बहुत बेसिक बेसिक करा रही हूँ। थर्ड वाला पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एन फैक्टर फॉर एसिड्स। एसिड के केस में हम एन फैक्टर कैसे बताते हैं बेटा? ये तरीका है एन फैक्टर निकालने का, है ना। जैसे आयंस के केस में क्या है, सिर्फ आपको चार्ज देख लेना है। सोल्ट के केस में क्या है, या तो पॉजिटिव चार्ज देख लो, टोटल पॉजिटिव चार्ज, या टोटल नेगेटिव देख लो। अब मान लो तुम्हें एसिड दे दिया जाए, फिर क्या करोगे? एसिड के केस में कैसे बताओगे? तो जितने भी एसिड से H+ निकलेंगे वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा, यानी कि जो एन फैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। ठीक है, जैसे मैम एग्जांपल दो, ऐसे हमें समझ में नहीं आता। जैसे HCl है, जब तुम HCl को डिसोसिएट कराओगे तो H+ और Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो कितने H+ देंगे? कितने हैं यहाँ H? आप बस चेक कर लो कितने H है, एक, तो एन फैक्टर हो जाएगा 1। अगर मान लो आपके पास H2SO4, तो कितने H हैं? 2, तो एन फैक्टर 2। अगर मान लो यहाँ पे है H3PO4, तो एन फैक्टर 3। अगर मान लो यहाँ पे है H3PO4, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? 3। गलत, यहाँ पे ट्विस्ट आता है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, वैसे पी ब्लॉक में आप पढ़ते हो ऐसे सॉरी, देखो ऐसे वाले केस में थोड़ा सा फंस सकते हो, स्टार मार्क कर लो इन पे। अच्छा, दोनों ही PO4 लिख दिए क्या मैंने? यस मैम, तो 3 होगा। एक लिखो और एक लिखो H3PO2। ओके मैम। हाँ, H3PO3 लिख लो और H3PO2 लिख लो। ठीक है, अब देखो ऐसे वाले केस में बेटा हम लोग ना स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं H3PO4 की, तो जो इसका स्ट्रक्चर बनता है ना फॉस्फोरिक एसिड का, वो इस तरीके से कुछ बनता है, ऐसे देख रहे हो, इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे मेरा बेटा आप ये देखिए कि जो ऑक्सीजन के साथ H है वो कितने H है? 3 H है, तो वो तीनों H निकल सकते हैं, यानी कि इसका एन फैक्टर 3 ही आएगा। ठीक है, समझ गए? अगर मैं मेरा बेटा H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा। PO3 है ना, हाँ ये। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखने में क्या लग रहा है कि मैम 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ कितने H हैं? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ H लगे होंगे वो आप निकाल सकते हो, वो होते हैं रिप्लेसेबल H+। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कितने H? 2 H, तो यहाँ पे 2 ही निकल सकते हैं, 3 नहीं निकल सकते। तो स्टार यहाँ पे भी मार्क कर लो ताकि आपको पता रहे, मैम ने स्ट्रक्चर से बताया था। ऐसे ही आप H3PO2 का भी बना सकते हो। यहाँ पे देखो 2 ही ऑक्सीजन है ना, तो इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे एन फैक्टर 1 होगा। देखो, यानी कि ये मैंने किस बेसिस पे बताया बेटा? ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा? आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं सीख लेते, जो कि फॉस्फोरस आपका ग्रुप 15 फैमिली का है, वो आप 12th में पढ़ते हो। तो जब आप 12th में जाओगे ना, तो ये फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, बट फॉर नाउ आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। तो इसमें मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया। हाँ बोलो, क्या पूछना है बताओ। हाँ ऋषा। मैम मैं ये पूछ रही थी, बस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा बस उसके साथ वाले H को हम रिप्लेस कर यस सकते हैं। यस यस यस, जो ये पीएच वाली, ये तुम्हें मैं 12th में बताऊंगी। जो ये पी के साथ फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली H जुड़ा हुआ है ना, उसको आप नहीं हटा सकते हो। ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन के साथ H जुड़े हुए हैं वो रिप्लेसेबल H+ होता है, ना कि डायरेक्ट फॉस्फोरस से जो अटैच हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं एक बार रेड कलर से बता देती हूँ, ये और ये, बस H3PO2 इतना नहीं पूछते हैं। ठीक है जी, यस ओके मैम। मैम। चलिए आगे आते हैं। हाँ आफ्ताब, मैम ये जो ट्विस्ट है वो सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट में ही दिखेंगे? मैं अभी बताऊंगी, अभी शुरुआत हुई है, जो बता रही हूँ वो कर लो ना।
मैम पूछ रहा हूँ ना, आगे ट्विस्ट पता ट्विस्ट लग गया। ट्विस्ट तो खत्म ही नहीं होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। आगे करो, एन फैक्टर कैलकुलेशन फॉर बेस। एसिड के लिए कर लिया, बेस के लिए करते हैं। बेस में क्या होगा मेरा बेटा, जैसे एसिड में क्या था हम देखते थे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव। OH माइनस। ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूं NaOH, कितने OH है, एक, तो N फैक्टर हो जाएगा 1। 1 ठीक है। अगर मान लो मेरे पास है लेट से KOH है, N फैक्टर हो जाएगा 1। अगर मान लो मेरे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कितने OH रिलीज होंगे, 2, तो N फैक्टर 2। 2 अगर मान लो मेरे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो कितने होंगे, 2। 2 अगर मान लो मुझे इनका इक्विवेलेंट वेट लिखना हो तो क्या लिखोगे, मोलर मास बाय N फैक्टर, मोलर मास बाय N फैक्टर, मोलर मास बाय N यानी कि 2, और ये M/2। M क्या है, मोलिकुलर मास या मोलर मास लिख, ठीक है। यस मैम। इतना क्लियर हुआ। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, ध्यान से सुन लो। बेस के बारे में बता दिया, एसिड के बारे में बता दिया, सोल्ट्स के केस में बता दिया, सिंपल आयंस के बारे में बता दिया। ये हो गए 4 केस, ठीक है। देखो जी, बढ़िया, यहां तक किसी Yes, को ma'am. डाउट? नो मैम। बहुत बढ़िया। नो मैम। अब 5वां केस आता है। 5वां केस बताने के लिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले फटाफट लिख लो इसको। लिखो, चलो मैं समझाने लगती हूँ, स्टार्ट करती हूँ बेटा। देखो यहाँ से समझ नहीं आएगा, सच बताऊं तो ये थियोरिटिकल है। एक बार इसको ऐसे बता देती हूँ, फिर एग्जांपल लेके समझाती हूँ। देखो, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर एसिड बेस रिएक्शन पता है ना, एक एसिड होगा, बेस होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो Yes, अगर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है मेरा बेटा, तो उस केस में जो वैलेंसी फैक्टर यानी कि जो आपका N फैक्टर होगा, वो क्या होगा, एक्चुअल नंबर ऑफ H प्लस और OH, मतलब कितने H प्लस और OH जो हो रहा है रिएक्शन में रिप्लेस हो रहे हैं, वो उसका N फैक्टर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल समझाऊंगी। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, हो सकता है कि एसिड और बेस में एक से ज्यादा रिप्लेसेबल H प्लस और OH नेगेटिव हो देन एक्चुअली रिप्लेस इन अ रिएक्शन। मतलब कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मैम इतने H प्लस रिप्लेस होने चाहिए, लेकिन उतने तो हो ही नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, ठीक है। अगर आपको बेस का वैलेंस फैक्टर बताना है, ध्यान रखना ये कब बता रही हूं मैं, जब एसिड बेस रिएक्शन आपकी चल रही है। तो जो बेस का वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन निकलेंगे एसिड से, ठीक है। यानी कि जो बेस है वो कितने H प्लस एसिड से निकाल सकता है, और एसिड में उल्टा हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव रिप्लेस होंगे फ्रॉम द बेस बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक बार इनको लिख लो। अब मैं इनको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि इनका मतलब क्या है। लिख लिया सबने? Ma'am, just a second. हाँ लिख लो, मैम क्लास क्लास में है। कोई बात नहीं, लिख लो, आराम से लिख लो, फिर मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, आसान है। I'm done. डन, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। पहला एग्जाम्पल लिखो। अगर मान लो मेरे पास HCl है और NaOH है, तो जब मैं इसका 1 मोल ले रही हूं और इसका 1 मोल ले रही हूं, तो मेरे पास क्या मिल रहा है, NaCl और पानी मिल रहा है। तो देख रहे हो, यानी कि पूरा 1 मोल NaOH और HCl 1 मोल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। यानी कि इधर आओ, अगर मुझे मान लो N फैक्टर बताना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, N फैक्टर 1 ही होगा, क्योंकि एक HCl में से एक H प्लस जा चुका है, ठीक है, और NaOH में से OH जा चुका है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट?
तो ये पहला पॉइंट यही कहता है कि वैलेंसी फैक्टर इज द एक्चुअल नंबर ऑफ H प्लस और OH नेगेटिव रिप्लेस इन द रिएक्शन। यहाँ से H प्लस जा चुका है, यहाँ से NH। तो अगर दोनों का, अगर मान लो तुमसे पूछे एसिड का एन फैक्टर बता दो तो भी 1 होगा, और NaOH का एन फैक्टर बता दो तो भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मैम ये तो पर्टिकुलर कंपाउंड का हो गया ना एन फैक्टर। पूरा रिएक्शन का एन फैक्टर भी 1 होने वाला है यहाँ पे। एन फैक्टर 1 है। क्यों नहीं बताया, एन फैक्टर लिखा तो मैंने 1 है। यहाँ पे देखो ना, अभी मैं एग्जांपल और लूंगी। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि 1 मोल NaOH ने 1 मोल HCl को पूरा वो कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है। ठीक है, सारा खत्म हो गया, तभी तो NaCl और वाटर बना ना। तो इसका जो एन फैक्टर होगा बेटा इस रिएक्शन के लिए होगा, ये वही तो लिखा मैंने। इन केस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन आप कैसे बताओगे? ठीक है, तो एन फैक्टर ओके 1 मैम। होगा। अगर मान लो मैं अभी, मेरे को 2-3 एग्जांपल और लेने दो सो दैट क्लियरिटी आई मैम क्या बोल रही हैं। अगर मान लो मेरा बेटा यहाँ पे मैं सल्फ्यूरिक एसिड लेती हूँ, ध्यान से सुनना, और यहाँ पे मैं NaOH लेती हूँ। NaOH मेरे पास यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ, और ये हमें दे रहा है NaHSO4। टेंशन मत लो, ये आपको पेपर में दी मिलेगी। ठीक है और एक बार मैं क्या ले रही हूँ, H2SO4 NaOH, ये एक्सेस में है, और ये हमें क्या दे रहा है, Na2SO4। ठीक है, आप बस ये चेक करिए, इधर आओ, ये चेक करो यहाँ पे, एक मिनट रुको, कि जो H2SO4 और NaOH है, यहाँ से कितने H प्लस निकले होंगे, 1 निकले होंगे, तभी यहाँ पे NaHSO4 बना है, हाँ या ना? यस मैम। तो यहाँ पे रिएक्शन एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1। यहाँ पे देखो H2SO4 और यहाँ पे NaOH एक्सेस में है, यानी कि सारे के सारे H प्लस निकल चुके हैं और कन्वर्ट हो चुका है Na2SO4 में। तो कितने H प्लस यहाँ से रिप्लेस हुए हैं, 2। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये आपका पूरी रिएक्शन का आप बता सकते हो। एक आता है जब आपसे वो इंडिविजुअल पूछ रहा है कि भाई साहब बताओ बेस का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा और एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, फिर कैसे बताओगे आप उसमें। उस केस में चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं आ रही हूँ दक्ष, 1 मिनट रुक जा बेटा, मेरे को पहले बताने दो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जब तक मैं सारे 4-5 एग्जाम्पल बताऊंगी ना क्लियर नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखो अब यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, मैं यहाँ पे तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि H2SO4 से 2 के 2 H कब रिप्लेस हो रहे हैं, जब तुम 2 मोल NaOH ले रहे हो, यानी कि 2 मोल NaOH लोगे तब जाके सल्फ्यूरिक एसिड के 2 H रिप्लेस होंगे और वो कन्वर्ट होगा Yes, सोडियम सल्फेट में। तो अगर मान लो मुझे वैलेंसी फैक्टर बताना हो बेस का, तो बेस का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा कि नंबर ऑफ H प्लस कितने रिप्लेस हो रहे हैं बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, मतलब NaOH कितने H प्लस को रिप्लेस कर पा रहा है, पर मॉलिक्यूल की बात करनी है, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH कितने H प्लस रिप्लेस कर पा रहा है। तो एक बात बताओ, 2 NaOH के मॉलिक्यूल 2 H को कर पा रहा है, तो एक कितने को करेगा, एक को। 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा 1। क्या बोला मैंने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH रिप्लेस कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 को। तो क्योंकि हम पर मॉलिक्यूल देखेंगे, एक सेकेंड, अरे बाबा ध्यान रखना, वैलेंसी फैक्टर जो है हम पर मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं, ठीक है मेरा बेटा। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 रिप्लेस करेगा, यही तो है ना। इधर आओ, ये देखो, वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस क्या होगा, इज द नंबर ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, फ्रॉम द एसिड रिप्लेस बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ द बेस, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा बेस का, यहाँ पे 1। बोलो क्या कहते हो। अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिड का देखना आसान होता है, देख लो कितने H प्लस यहाँ से रिप्लेस हुआ, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, वैलेंसी फैक्टर होगा 2। या आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि ये पूरा इसमें कब कन्वर्ट हो रहा है, जब आप 2 मोल ऑफ NaOH ले रहे हो, तो वैलेंसी फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ठीक है, पहले दक्ष आप बताओ आपका क्या डाउट था, फिर अरीशा मैं तुम्हें मतलब आती हूँ तुम्हारे पास। हाँ दक्ष बताइए। मैम जो हमने सेकंड एग्जांपल देखा था उसके अंदर जो हमने एन फैक्टर देखा था मीटिंग एजेंट का देखा था। किसका? नहीं, एन फैक्टर है पूरी रिएक्शन का मेरा बेटा, एनएच का नहीं था वो। पूरी रिएक्शन का एन फैक्टर क्या था उसमें, बस आप ये चेक कर देखो। सिंपल सी बात है, अगर पूरी रिएक्शन का वो देखने को बोला, आप सिर्फ ये चेक करो कितने H प्लस निकले हैं यहाँ से, एक ना, एन फैक्टर 1 लगा दो यहाँ पे, या तो मगजमारी नहीं करनी इसमें। कितने H प्लस है यहाँ, दो दो पूरे रिप्लेस हो रहे हैं ना, एन फैक्टर 2 लगा दो बस। अगर वो इंडिविजुअल का पूछे तो आप बता दोगे। बेस का कैसे पता लगाओगे? बेस का पता लगाओगे कितने एसिड से H प्लस निकले हैं, बेस ने कितने निकाले हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH 2 H निकाल पा रहा है, तो एक मॉलिक्यूल कितना निकाल पाएगा? एक ही, तो वैलेंसी फैक्टर 1। ओके ठीक है, मैम। बोलो। ओके मैम। यस। और H2SO4 का कैसे बताओगे? देखो, वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड इज द नंबर ऑफ OH नेगेटिव रिप्लेस फ्रॉम द बेस बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो बताओ भाई, एक एसिड का मॉलिक्यूल कितना रिप्लेस कर रहा है? OH 2 H निकल रहा है ना, तो वैलेंसी फैक्टर 2 आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। बस एक और एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। ये तो अभी 3 एग्जाम्पल। अरीशा हाँ तुम बताओ, तुम कुछ कह रही थी। मैम मुझे ये कहना था, मुझे क्लियर नहीं हुआ ये बेस कैसे करना है और ऐसा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल आओ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ NaOH प्लस H2SO4, ठीक है, और ये बन रहा है NaHSO4 प्लस वाटर। ठीक है अरीशा, अब मैं तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे एन फैक्टर बताओ बेस का और एन फैक्टर बताओ एसिड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस की बात करेंगे। बेस का एन फैक्टर किस पे डिसाइड करेगा? ध्यान से देखो, ये एक मोलिक्यूल ऑफ NaOH कितने H प्लस को रिमूव कर पा रहा है एसिड बेस रिएक्शन में, वही बेस का एन फैक्टर हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ, एक मॉलिक्यूल बेस का कितने कितने H प्लस को रिमूव कर पा रहा है, वो एन फैक्टर होगा बेस का। अब ठीक है, यस मैम। होगा बेस का। अब आओ चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो एक क्या बन रहा है, इधर आओ इधर आओ, NaHSO4, यानी कि एक H निकल पा रहा है, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस में ताकत है सिर्फ एक H प्लस को रिप्लेस करने की, तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा? 1। 1। आया थोड़ा थोड़ा समझ? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब हम क्या करते हैं, एक इस एसिड में कितनी ताकत है OH को रिप्लेस करने में? कितने OH रिप्लेस करेगा ये? एक ही करेगा, एक ही हो रहा है ना OH, तो एक ही रिप्लेस हो रहा है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, इधर आओ, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एसिड कितने OH को रिप्लेस कर रहा था? देखो 2 को कर रहा था, 2। दैट इज व्हाई वैलेंस फैक्टर वाज 2। ओके मैम। ठीक है, NaOH कितने H प्लस को रिप्लेस कर पा रहा था? 2 को कर पा रहा था, तो एक को कर पाएगा, तभी यहाँ पे वैलेंस यस फैक्टर मैम। वाज 1, क्योंकि हम पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। और एग्जांपल लेते हैं, ये लिख लो, ये बहुत काम में आएगा। मैम जो ये H2O है वाटर प्रोडक्ट में, इसका कोई मतलब रोल नहीं है ना? ना ना ना, उसका हमें देखना, ओके सिर्फ मैम। एसिड बेस का देखना, वो तो साइड प्रोडक्ट है, ना भी लिखो तो भी ठीक है, समझने के लिए तो सिर्फ हमें एसिड बेस का काम है। और मेन ये देखना है बन क्या रहा है, देखा जाए तो। ओके मैम। लिख लिया? तो एन फैक्टर बेस में अभी आ रही हूँ, जिसका भी डाउट है मेरे को 1-2 एग्जांपल और लेने दो। मैं फिर बोल रही हूँ, बेस का वैलेंस फैक्टर कैसे आएगा? एक मॉलिक्यूल बेस का कितने H प्लस को फर्निश रिमूव कर पा रहा है, वो एन फैक्टर होगा बेस का। एसिड में एक मॉलिक्यूल एसिड कितने OH नेगेटिव रिप्लेस कर पा रहा है, वो एन फैक्टर होगा एसिड का। ठीक है, चलो एक और लेते हैं एग्जांपल, इसको मैं हटा रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम जो आपने H2SO4 में OH कितने रिप्लेस कर रहा है, एक बार वो दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, यहाँ पे H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, NaOH में से एक OH रिप्लेस होगा, एक OH इसका, एक H इसका, तभी वाटर बनाया, तो कितने OH रिप्लेस हुए?
बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 एक ही हुआ ना, दैट इज व्हाई n फैक्टर इज 1। ठीक है, ओके मैम। देखो ना, अरे इधर आओ, ये है ना तुम लोगों के पास, है ना, एक OH नेगेटिव और H प्लस मिलके क्या बना रहे हैं, पानी, और ये कंबाइन होंगे, देख रहे हो। ओके मैम। तो एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने OH नेगेटिव को रिप्लेस कर पा रहा है, सब क्या नाम है श्रीपढ़ना, 1, तो n फैक्टर इज 1। ठीक है, बिकॉज ओके मैम। valence factor of acid is the number of OH negative replaced from the base by each molecule of acid। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लिखिए, लिखो। अब मान लो मेरे पास H3PO4 है, ये भी एक एसिड है मेरा बेटा, NOH ले रहे हो आप, और ये बन रहा है H2PO4 नेगेटिव। अब तुम खुद ही बताओगे पूरी रिएक्शन का वैलेंस फैक्टर क्या होगा। और एक बार ले रहे हो H3PO4, यहाँ पे NOH जब लिया तो यहाँ पे बन रहा है HPO4 2 नेगेटिव। एक बार H3PO4 ले रहे हो और NOH ले रहे हो तो यहाँ पे बन रहा है PO4 3 नेगेटिव। अब हमें सब में वैलेंस फैक्टर चेक करना है। देखो पहले वाले केस में देखो, प्रोडक्ट में चेक कर लो कितने निकल रहे हैं, H प्लस 3 थे, मैम, 2 निकल रहे हैं। मैम एक बच रहा है। n फैक्टर 1। एक कैसे बच रहा है? 1। मैम 2 बच रहे हैं, एक निकल रहा है तो n फैक्टर 1 आ जाएगा ना। यस n मैम, n फैक्टर 1 फैक्टर 1 होगा मैम। यस मैम। 1 कैसे होता है बेटा, इधर आओ। H3PO4 का n फैक्टर क्या होता है, 3 होता है ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो एक मॉलिक्यूल का जो ये NOH है वो कितने H प्लस को निकाल पा रहा है बेटा, 2 को निकाल पा रहा है ना, 2 तो n 2 फैक्टर नहीं आएगा। 2। हाँ जी, क्या सोच रहे हो, बोलो। मैम कंफ्यूज हो मैम। गए। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एक मिनट रुको। सॉरी, 1 नहीं आएगा, अरे बाबा। यस मैम क्योंकि मैम, वहाँ पे 1 2 आएगा बच ना। रहे हैं ना प्रोडक्ट कर साइड वो में, तो one एक ही तो खत्म आएगा। हो कंफ्यूज हो एक गए थे। H यस मैम। एक H प्लस को निकाल पा रहा है तभी H2PO4 नेगेटिव बन रहा है। यस यू आर राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 H प्लस है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, वो कितने निकाल पा रहा है यहाँ पे, 1 2 तो वैलेंस मैम फैक्टर यहाँ क्या 2 रहेगा? है। हो जाएगा। मैम 2n फैक्टर। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में एक भी नहीं, यानी कि उसने सारे के मैम, सारे, यहाँ पे 3 के 3 निकाल रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। और जो यस रिप्लेस मैम। होंगे वो NOH के साथ जोड़ी बना के कुछ बना लेंगे। ठीक है, फिर बता रही हूँ मैं, यहाँ पे क्या किया फिर से सुनो। यहाँ पे 3 H है, ध्यान से सुनो इधर, 3 H है, ठीक है। कितने रिप्लेस हुए होंगे, एक हुआ होगा, तभी प्रोडक्ट में हमें H2PO4 नेगेटिव मिला, दैट इज n फैक्टर 1। ठीक है, यहाँ पे 3 H है और हमें प्रोडक्ट में एक H मिल रहा है, यानी कि कितने H प्लस रिमूव हुए होंगे, तो यहाँ पे हमें एक भी नहीं मिल रहा, यानी कि सारे के सारे H प्लस यहाँ से रिमूव हो गए हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लो, आ रही हूँ दक्ष, एक बार ये वाला लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला। एन फैक्टर बताओ दोनों में, पहले वाले में और दूसरे वाले में, बताओ कितने मैम BaOH 1 में and तो 2 पॉजिटिव वाले में 1 प्लस का और फिर 2 1 का। 1 and 2, क्योंकि ऊपर वाले में कितने OH रिप्लेस हुए 1 और 1 और नीचे वाले में दोनों के दोनों ही दो। हैं। ऐसे निकालना। ठीक है, हाँ दक्ष अब बोलो क्या कहना था। मैम जो एग्जांपल नंबर 5 है उसके अंदर n फैक्टर 2 के सेकंड वाले पॉइंट में बेटा यहाँ पे 3 H है ना, कितने रिप्लेस हो गए, 2 हो गए ना, तभी एक बचा है प्रोडक्ट में। गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे देखो सारे के सारे रिप्लेस हो गए ना, देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से वैलेंस फैक्टर निकालना है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम बात करेंगे जो कि बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर हेडिंग डालो, जो चैप्टर का नाम है इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यही तो हम कर रहे हैं बैलेंसिंग कल से। तो रिडॉक्स रिएक्शन के केस में हम कैसे बताएंगे एन फैक्टर। तो यहाँ पे बेटा एन फैक्टर को आप डिफाइन भी कर सकते हो। एन फैक्टर क्या होने वाला है तुम्हारा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट में हम चेंज देखेंगे पर मॉलिक्यूल। याद करो कल भी हम ऐसे ही कर रहे थे, पर मॉलिक्यूल इज
n फैक्टर ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपने कल ऑलरेडी सीख लिया है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इसका और लेवल अप करूंगी और अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम समझेंगे। ठीक है, ये वाले जो मैंने अभी तक बताए हैं उसमें उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पे रिडॉक्स वाली रिएक्शंस तुम्हें देखने को मिलेंगी। तो जो तुम इतना घबरा रहे थे ना, ये वाला 4th 5th 6th वाला, ये पूछा ही नहीं जाता है, मैम बहुत ही रेयर केस में पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ना जरूर है जितना मैंने बताया है। हाँ एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना मैम। हाँ, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, वैलेंसी या एन फैक्टर ऑफ KMnO4। यहाँ पे हेडिंग डालो एन फैक्टर ऑफ KMnO4। अब हम KMnO4 का एन फैक्टर देखेंगे अलग अलग मीडियम में। KMnO4 मेरा बेटा क्या है, बोलो क्या है? पोटेशियम Oxidizing परमैंगनेट। परमैंगनेट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लो, फिर मैं इसको ट्रिक से समझा दूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एसिडिक मीडियम में किस तरीके से KMnO4 की रिएक्शन होती है। तो एसिडिक मीडियम में बेटा जो KMnO4 होता है वो चेंज होता है Mn+2 में। मैम ये हमें याद करना है? यस, बिल्कुल याद करना है, इसमें ऐसा नहीं है मैम हम तो नहीं करेंगे, मत करो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, सेम रिएक्शन ग्रेड 12 में भी पढ़ाऊंगी तुम्हें, D&F ब्लॉक में, यहाँ पे भी पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा भाई, इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, KMnO4 चेंज होता है Mn+2 में एसिडिक मीडियम में। तो अब तुम देखो Mn+7 में है और Mn+2 में है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा बेटा? एन फैक्टर मैंने कल बताया भी था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन रिएक्टेंट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन प्रोडक्ट। पर मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है, तो पर मॉलिक्यूल ही निकाल रहे हैं, और मैग्नीज में देखो एक ही है तो इसका भी पंगा नहीं है, तो 5 इलेक्ट्रॉन की जो एन फैक्टर होगा इसमें 5। और अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 का अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगी? मोलर मास ऑफ KMnO4 डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये हो गया एसिडिक मीडियम की बात। अगर मान लो मुझे किसकी बात करनी हो, न्यूट्रल मीडियम की बात करनी हो या एल्कलाइन मीडियम की बात करनी हो, थोड़ा सा हल्का सा बेसिक अगर मीडियम है, तो उस केस में KMnO4 किस में चेंज होता है मेरा बेटा? तो KMnO4 चेंज होता है उस केस में MnO2 में। अभी तुम्हें याद हो जाएगा, लग रहा होगा मैम क्या मगजमारी चल रही है, अभी सिर्फ 5 मिनट दो, तुम्हें टिप्स पे रट जाएंगे चीजें अपने आप। अब देखो +7 से +4 में जा रहा है मैग्नीज, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, तो एन फैक्टर क्या होगा? 3। वेरी गुड, 3 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, निकाल सकते हो? KMnO4 का वही M/3 मैम। ठीक है, लास्ट आता है हमारा इन स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम। इन स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम, क्योंकि जो KMnO4 की बेटा हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, वो बेसिक मीडियम में पढ़ते हैं, एसिडिक में भी और न्यूट्रल में भी। तो बेसिक मीडियम में जो KMnO4 चेंज होता है वो किस में होता है? MnO4 2 नेगेटिव में होता है। ठीक है, अब Mn देखो किस में है? +6 में, और यहाँ पे +7 में और यहाँ पे +6 में, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। यस मैम। 1 हो जाएगा। yes, M/1 ma'am. इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? M/1। M/1। अब मैम ये बताओ, हमें तरीका बताओ याद करने का, तो इसका तरीका है मेरा बेटा याद करने का, आ जाओ ये लिख लो एक बार, बस एक बार लिख लो। लिख लिया? इसको कैसे बोलोगे? इसको ऐसे बोलोगे 135 बना। क्या बोलोगे इसको? 135 बना, 135 बना। बी क्या है यहाँ पे? बेसिक मीडियम। एन क्या है? न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, और ए है एसिडिक मीडियम, और ये ऊपर क्या है? एन फैक्टर है। तो अभी बताओ, मैंने एसिडिक मीडियम में तुम्हें एन फैक्टर क्या बताया है? 5 ही तो बताया, जो कि KMnO4 Mn+2 में चेंज हो रहा है, बोलो। यस मैम। न्यूट्रल में Yes, मैंने ma'am. 3 ही तो बताया है, KMnO4 Yes, चेंज हो रहा है MnO2 में, चेक कर लो 3 का एन फैक्टर आएगा। और बेसिक स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में मैंने 1 का ही तो बताया है, KMnO4 चेंज हो रहा है MnO4 2 नेगेटिव में। पोटेशियम ये पर मैग्नेट है,
इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और ये है पोटेशियम मैग्नेट। इसको आप, यही सेम चीज आप दोबारा पढ़ोगे 12th क्लास में, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी यही चीज पढ़ोगे दोबारा। फिर मैम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ाया ही रिडॉक्स में जाता है, क्योंकि वहां पे जो बैलेंसिंग होती है वहां पे टीचर ये बोलता है, 11th में पढ़ के आए थे ना, अगर मेरे से ही पढ़े तुम तो मैं भी बोल दूंगी पढ़ाया था ना 11th में, अब नहीं बताऊंगी, ठीक है। चलो हाँ बोलो आफ्ताब। मैम इसमें पोटेशियम का है, जो पोटेशियम मैग्नेट लिख रखा है। अरे ये लिख लो, लो खुश रहो, हाँ ठीक है। अब ठीक है। चलो आ जाओ, हो गया इतना याद, चलो आ गया हो। अब हम रिएक्शन करते हैं एन फैक्टर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इसका करते हैं मेरा बेटा, ये इजी है। देखो अगर आपको याद हो तो मैंने कल रिएक्शन कराई थी पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद करो, ये क्रोमियम 3+ में चेंज हो रहा था, यस मैम। ठीक है, याद करो हमने बैलेंसिंग की थी। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम +6 में और ये 3 में, तो एन फैक्टर कैसे निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन रिएक्टेंट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन प्रोडक्ट, पर मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एक क्रोमियम के लिए अपने पास कितने क्रोमियम है, 2। पढ़ा पल्ले? यस मैम। आज तो मैं करा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में आओगे ना न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल होंगे, मुंह जुबानी याद होना चाहिए। मैं बोलूंगी पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर बताओ, तुम बोलोगे 6, ये निकालने नहीं बैठोगे पेपर में, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें एक समरी चार्ट भी दे दूंगी, घर बैठ के रिवाइज कर लेना उसको। तो अगर मैं इक्विवेलेंट वेट बोलूं बेटा K2Cr2O7 का निकाल लोगे, मोलर मास बाय एन फैक्टर यानी कि 6, बोलो। चलो ओके मैम। और एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल ये है, अब मैं बोल रही हूं तुम्हें एन फैक्टर बता दो भाई, क्या होगा रिएक्शन का N2H4 का, कैसे निकालोगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 2x + 4 कितना हो जाएगा, -2, और ये 0, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, मेरे साथ साथ बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन रिएक्टेंट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन प्रोडक्ट। लेकिन ये तो एक नाइट्रोजन के लिए आएगा, अपने पास नाइट्रोजन 2 है, तो कितना आ जाएगा, 4, हो गया। यस मैम। और लो, ये मैं कौन से एग्जाम्पल करा रही हूँ पता है, जो कि पॉपुलर है नीट में, जो आते रहते हैं पूछते रहते हैं, डायरेक्ट नहीं आएगा इन फैक्टर बता दो इसका, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है, तुम्हारे न्यूमेरिकल में यूज होगा, अभी मैं तुम्हें उसके लिए रेडी करवा रही हूँ, ठीक है। HNO3 बेटा चेंज हो रहा है NH3 में, बताओ भाई एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +5 और यहाँ पे -3, तो एन फैक्टर क्या होगा भाई, 5 -3 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। यस मैम। तो अगर मान लो वो पूछे बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 क्या होगा, तो तुम बोलोगे मोलर मास M ऑफ by नाइट्रिक 8। एसिड बाय 8, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। 4th आओ, अब रिएक्शन तुम्हें मिल भी सकती है पेपर में और नहीं भी मिल सकती है, जैसे SN, इसमें देखो ये है आपका स्टेनस क्लोराइड, यहाँ पे टिन +2 में है और यहाँ पे देखो +4 में, तो टिन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो +2 से +4 में जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर मुझे Yes, इसका देखना हो एन फैक्टर, तो कैसे निकालोगे, वही एन फैक्टर 2 - 4 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे निकल जाएगा। तुम I2 का भी निकाल सकते हो। हाँ आफ्ताब बोलो। मैम मुझे पीछे से एक क्वेश्चन पूछना था स्लाइड हाँ से। बोलो 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 बोलो। जो इसकी पॉजिटिव की 4 नहीं होगी, मतलब पॉजिटिव का 2 नहीं होगा मैम, पॉजिटिव का 2 कहाँ है, N2H4 का क्यों, 2x + 4 = 0, 2x = -4, -4 लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा उस तरफ साइड में जाने के बाद, तो काटने में 2 आएगा ना पॉजिटिव का। हाइड्रोजन का क्या माइनस में ले रहे हो तुम, नहीं मैम, पीछे मतलब हमें बताया गया था ना कि पीछे ले तो उसका माइनस का लेते हैं हाइड्राइड के लिए, और अगर हम उसको हाइड्राइड किसने बोला है, हाइड्राइड तब होता है जब वो मेटल के साथ अटैच होता है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है अच्छा आफ्ताब। मैम ठीक है। चलो आगे चलें क्या, चलो यस अब मैम। क्या है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है भाई, लेवल बढ़ रहा है,
अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, फेरस ऑक्सलेट लिया है। देखो जी, ध्यान से देखना, या मैं एक काम करती हूँ, पहले थोड़ा और सिंपल कर लेती हूँ इसको। देखो, जो तुम्हारा ऑक्सलेट होता है वो किस में चेंज होता है, CO2 में चेंज होता है। अगर तुम्हें याद हो तो कल हम रिएक्शन कर रहे थे, यस ठीक है। मैम। तो यहाँ पे अपन ने कार्बन 2 किया था, अब यहाँ पे 2x माइनस 6 कितना -8 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे +3 था कार्बन और यहाँ पे +4 था। एन फैक्टर कैसे निकाला था मेरा बेटा? +3 -4। +3 -4 एक इंटू कार्बन 2। पे था तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यस मैम। अगर मान लो मुझे आयरन +2 आयरन +3 में जा रहा है तो एन फैक्टर इसका 1 हो जाएगा। यस मैम। अब मान लो मैं कोई ऐसी रिएक्शन ले लूं जिसमें मेरे पास ये दोनों है, फेरस ऑक्सलेट, तो आपको पता है यहाँ पे आयरन +2 में होगा और ये C2O4 -2 में होगा, तो वो तो +3 में जाएगा और ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes. बोलो। यस मैम। अब तुम्हें क्या करना है, अगर मान लो वो पूछता है भाई साहब एन फैक्टर बता दो रिएक्शन का, तो कैसे बताओगे? अभी ये मैंने बताया था Fe+2 Fe+3 में जा रहा है, एन फैक्टर 1 होगा। बोलो। और ये +3 से +4 में जा रहा है, इसका एन फैक्टर अभी मैंने बोला यस 2। मैम। तो अब एन फैक्टर आयरन का, एन फैक्टर ऑक्सलेट का, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर क्या आएगा? 2 + 1 = 3 इलेक्ट्रॉन। 3। तो जो एन फैक्टर होगा यहाँ रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 हो जाएगा। ठीक है जी। ओके मैम। एन फैक्टर को हम सीधा ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं, बाकी ठीक है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे तो। हो गया? और एग्जाम्पल करें? हाँ बोलो। हम ऐसे और भी केसेस होते हैं? हाँ अभी फेरस वही, ऑक्सलेट से? यस अभी एग्जाम्पल करवा रही हूँ मैं आपको। ठीक ओके है, मैम। ओके। मुझे एक सेकंड बेटा, मेरे को ना स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, 1 मिनट दो मेरे को, मैं बस बंद करती हूँ। आप जब तक एक बार रिवाइज कर लो, मैं फटाफट से एक पेज ऐड कर देती हूँ। चलिए चलिए, हो गया। डोंट वरी, अभी हम क्वेश्चन ही बहुत करेंगे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। टॉपिक है ही ऐसा मेरा बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको तुम लोगों को सीखने में, तो डोंट वरी, आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अगर मुश्किल होता तो मैं खुद ही बोल देती कि हाँ भाई मुश्किल है, बट है ही नहीं ना, हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक एग्जाम्पल आर्सेनिक सल्फाइड का, AS2S3। ठीक है, ध्यान से देखना, घबराना नहीं, ये चेंज हो रहा है इसमें। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, हमें एन फैक्टर बताना है आर्सेनिक सल्फाइड का। ठीक है, तो क्या होगा? आइए सबसे पहले हम आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। आपको पता है यहाँ पे सल्फर -2 में होने वाला है। ठीक है, बिकॉज सल्फर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, -2 का होता है उस पर चार्ज। ठीक है, अगर ये -2 का होगा तो आर्सेनिक का निकालो, 2x - 6 = 0, तो x हो जाएगा +3। बोलो, ये +3 यस मैम। में। Yes. यहाँ पे आर्सेनिक निकालो, +2 + x - 8 = -1, तो ये कितना बन जाएगा? प्लस का 5, देखो। यस मैम। Yes, और यहाँ ma'am. पे सल्फर कितना आ गया? प्लस का 6। क्या सबको ये Plus निकल 6. में आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट? लव Yes, कुश, ma'am. लव, यस मैम। पक्का आ गई? दक्ष आ गया, जानवी, सौरव, हाँ दक्ष नहीं आया क्या? प्लस वो मैम ऑक्सीडेशन एक क्वेश्चन था, कुछ कुछ रिएक्शन है तो इसके अंदर ना सल्फर सिग्नल ले रखा होता है, उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या कंसीडर करना? कुछ समझ नहीं आया? चैट बॉक्स में लिख बेटा, कुछ समझ में नहीं आया, क्या भूल गए तुम? ठीक है, कुछ आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है बेटा तुम्हारी। लवकुश कह रही हूँ, सौरभ, आलिया, अलीशा, रवीना हो गया क्या? रवीना कहाँ होगा अब? रिया, यशवी हो गया क्या? सलोनी, मुनीश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, आर्सेनिक सल्फाइड का करना है ना, यानी कि हमें सल्फर वाला भी एन फैक्टर लेना पड़ेगा और आर्सेनिक का भी। तो सबसे पहले आर्सेनिक का हम देखते हैं मेरा बेटा, एन फैक्टर क्या होगा? 3 - 5, लेकिन वो एक आर्सेनिक के लिए है, 2 से 4 मल्टीप्लाई करना इलेक्ट्रॉन। पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 4। क्लियर है? यहाँ पे देखो सल्फर में अगर मैं देखूं तो
यहाँ पे देखो -2 -6, लेकिन वो एक सल्फर के लिए होगा, यहाँ पे कितने हैं 3 सल्फर है। यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एन फैक्टर निकालना सीख रहे हैं। तो ये मैम फिर कितना हो 12 जाएगा, आ जाएगा। 6 और 2 कितना हो गया आपका, 8 हो गया ना, और 8 3 24 हो गया ना। ओके मैम, 6 मतलब माइनस का आएगा। माइनस का 6 कहाँ पे, माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट ऑन सेंट्रल एटम इन प्रोडक्ट, तो +6 है ना, तो लेकिन आप माइनस बोल रहे हो ना, तो -6 हो जाएगा। तो ओके मैम, -6 -8, बट आपको पॉजिटिव लेनी है वैल्यू, तो × 3 24। ओके मैम। ठीक है, हाँ रीशा। मैम आई वाज आस्किंग कि इंटू 3 भी करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी साइड तो नहीं है। इस साइड रिएक्टेंट की साइड देखते हैं मेरा बेटा, ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ओके। क्या बोला, ये S कन्वर्ट होगा S2 नेगेटिव। हाँ, इसमें क्या बताना है दक्ष तेरे को बेटा, किसका एन मैम फैक्टर जो बताना है? मैम एस का, सल्फर का। सल्फर का। आओ जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से -2 जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या जा रहा है, चेक करो, 2x माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा अपना 4, यानी कि x2 हो जाएगा। देखो सारे, यस मैम। यस मैम। तो देख लो ना, यहाँ पे चेक कर लो, ये तो आपकी वो हो गई, क्या बोलते, और यहाँ पे एक बात बताऊं, क्वेश्चन जहां से भी देखा ना, गलत देख लिया है तुमने। यहाँ पे देख लो, सल्फर ही होगा या कुछ और होगा? मैम सल्फर ही था। गलत देखा है, कुछ और होगा। देखो, यहाँ पे 0 से -2 जा रहा है, तो एन फैक्टर यहाँ पे 2 होगा, और अगर आपको इसका निकालना है तो एन फैक्टर यहाँ पे भी 2 होगा। इसमें क्या बात होगी, बस खत्म। मैम S2 नेगेटिव में फैक्टर 2 होगा। अरे ऐसे नहीं निकालते हैं दक्ष, क्वेश्चन ही गलत बना रहा है तू। अगर मैं सल्फर से इस पे जाऊंगी तो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट, एन फैक्टर ऐसे, एन फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फर से 0 से यहाँ पे +2 जा रहे हो, तो एन फैक्टर कैसे निकालोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यहाँ पे कितनी है 0, और यहाँ पे कितनी है 2, तो 0 - 2 2 ही होगा, और यहाँ पे भी क्या है 2 ही है ना, तो 0 - 2 क्या होगा 2 ही होगा, तो एन फैक्टर 2 आएगा। चेंज इन जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है वही तो एन फैक्टर होता है ना, तो चेंज कितना हो रहा है 2 का हो रहा है, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले में क्या किया, आर्सेनिक सल्फाइड का कैसे निकालोगे? 24 + 4 बस खत्म, 28। 28 हो जाएगा इसका, ठीक है, यस मैम। हो जाएगा। जैसे चलो और निकालते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, अब ये तुम करके देखना, ये है। आप ये देखिए एग्जामिनर ने किसका बोल रखा है एन फैक्टर निकालने का, और चेंज होता है एन फैक्टर। चलो ओके, निकालते हैं। तो यहाँ पे आयरन का निकालना है आपको एन फैक्टर, वैसे निकालना तो इसका है पूरा, राइट। तो उसके लिए आपको आयरन का चाहिए अलग से ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन का चाहिए, नाइट्रोजन का चाहिए। तो निकालो क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, करो इसको। देखो देखो, यहाँ पे जो नाइट्रोजन, इधर आओ, यहाँ पे आयरन जो होता है अपना +2 में होता है, +2 में ही होगा ना, याद नहीं मैंने निकलवाना सिखाया था, याद करो। यस मैम। +4 +x यस मैम, +2 ही आ रहा है। ठीक है। और अगर आपको कार्बन पे देखना और नाइट्रोजन पे देखना, तो नाइट्रोजन यहाँ पे -3 होगा, और अगर नाइट्रोजन यहाँ पे -3 है, आयरन +2 में है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा यहाँ पे +2 आ जाएगा। निकाल के देखो और कंफर्म करो।
हाँ मैम यही आएगा, कंफर्म करो। यस मैम। यस मैम। अब निकल गया किसका, इधर आओ। तो ये +2 से +3 में जा रहा है, यानी कि आयरन का n फैक्टर 1 आ जाए, यहाँ पे लिख दूं मैं, यस मैम। ठीक है। यस कार्बन क्या जा रहा है, देखो कार्बन का क्या हो जाएगा, इधर आओ। कार्बन +2 में है और यहाँ पे +4 में है, तो कितने का n फैक्टर होना चाहिए 2, लेकिन वो एक कार्बन के लिए, हमारे पास 6 कार्बन है, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का चेक करो, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 में, यहाँ पे -3 में है, तो -3 -5, लेकिन वो एक नाइट्रोजन के लिए इंटू 6 करना पड़ेगा, तो 8 6 48, 48। तो 48, आगे बोलो +12 +1, इनको 1। ऐड करके तुम्हारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड का n फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इक्विवेलेंट वेट पूछेगा तो मोलर मास ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स बाय n फैक्टर, 61 मैम। 61। 61। ऐसे करना है। पल्ले पड़ा क्या? यस मैम। हाँ जी जल्दी बताइए। कोई बात नहीं, एक समरी चार्ट समझाऊंगी ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको मान लो सामने आपके कोई ऐसा कंपाउंड है जो नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में, नॉन रिएक्टिंग का मतलब समझते हो, जो रिएक्ट नहीं कर रहा, जैसे Na2CO3, तो अभी तो बताया मैंने, इसको ऐसे डिसोसिएट करोगे तो आपको क्या चेक करना है, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चेक कर लो। टोटल पॉजिटिव कितने हैं 2, तो m/2, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, फेरिक सल्फेट, इसको कैसे दिखाओगे, ये लिखने आना चाहिए, नहीं आता है तो बोलो क्या कहते हो, कितने का है टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 और नेगेटिव चार्ज भी 6 का है, तो m/6, n फैक्टर 6 आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। और यहाँ पे देखो FeSO4 .7H2O, वाटर का तो कंसिडर ही नहीं करोगे, तो यहाँ पे आयरन किस में है, +2 में है, तो n फैक्टर क्या आ जाएगा m/2, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज चेक करो या नेगेटिव चार्ज, इजी है ये बात होती है नॉन रिएक्टिंग, मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। हो जाएगा। पूर्वा, सलोनी, अरीशा, अलीशा, रिया, Yes, हिमांशी, श्रीपर्णा, जानवी, सलोनी, आफ्ताब, यस दक्ष, मैम। जानवी। लेकिन अगर मान लो आपका सोल्ट रिएक्टिंग कंडीशन में हुआ, मैम रिएक्टिंग कंडीशन मतलब क्या हो, मतलब रिएक्ट कर रहा है किसी से, तो देखो मान लो ये एग्जांपल है, एसिड बेस रिएक्शन ही है ये, ठीक है। अब तो भाई साहब ये रिएक्ट कर रहा है, तो आप ये देखो कितने, देखो क्या कर रहा है ये, कितने Na रिप्लेस हो रहे हैं, देखो एक मोलिक्यूल ऑफ NO2CO3, एक मोलिक्यूल ऑफ HCl मिलके NaHCO3 बना रहे हैं, ठीक है। तो n Yes, फैक्टर ma'am. कितना होगा, 1. 1 नहीं हो जाएगा, बिकॉज क्या निकला है यहाँ से, एक Na निकला है, देखो, ठीक है। n फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर नॉन रिएक्टिंग कंडीशन हुई तो फिर वहां पे 2 हो जाएगा, फिर वहां पे टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज देखना आपको, ठीक है। Okay, ma'am. चलो आओ, अब जितना मैंने कराया ना फटाफट से मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ ताकि तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी हो। मैम ने क्या बताया था, पहला एग्जांपल, ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम्हें मैं बता चुकी हूँ। अगर मान लो आपको याद हो तो हमने ये ऑलरेडी बैलेंसिंग इक्वेशन कल करी थी, ये पूरी अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ये बैलेंस इक्वेशन ही है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो अगर तुमसे कोई पूछे इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो तुम बता दो कि मोलिकुलर वेट, और हालांकि ये तो बैलेंसिंग मैंने करके दे रखी है। अगर तुम्हें मान लो सिंपल बोलता है एग्जामिनर कि बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट n फैक्टर क्या होगा, तो आपको पता ही है 6 होता है, Yes, ma'am. ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास ये इक्वेशन है C2O4 2 नेगेटिव, अभी मैंने बताया कि मैम ये तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, अभी मैंने सिखाया है कि C2O4 2 नेगेटिव के केस में n फैक्टर 2 का होता है। ये आपको मुंह जुबानी 2. याद होने चाहिए, मुंह जुबानी, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में वो क्रोमियम +3 में चेंज होता है, n फैक्टर 6 का होता है। अगर ऑक्सलेट Yes, ma'am. लेंगे तो वो CO2 में चेंज हो रहा है, N factor 2 का होगा. ये ऐसे मुंह जुबानी याद होने चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। और जैसे और क्या बताया था मैंने, KMNO4 का बताया था, ठीक है, 135 बना। अगर एसिडिक मीडियम में है तो Mn +2 में चेंज हो रहा है,
अगर आपका न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम में है तो Mn+4 में होगा एन फैक्टर कितना होगा? 3 और अगर मीडियम में है तो वो 1 एन K2 फैक्टर फैक्टर 1 ऐसे कर, ये पता होने चाहिए टिप्स पे। चलो अब कुछ क्वेश्चन करके देखो हो पाते हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन तुम ट्राई करो खुद से। वो बोल रहा है कि MnO4 नेगेटिव एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अलग अलग मीडियम में वो चेंज हो पा रहा है। तो आपको बताना है कितना चेंज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में, यानी कि बेसिकली वो पूछना चाह रहा है, एन फैक्टर पूछना चाह रहा है। दक्ष बताएगा इसका आंसर। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में थोड़ा सा बता दूंगी, लेकिन उसके न्यूमेरिकल हम फिर कल ही करेंगे, मतलब जब हम मिलेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। दक्ष आप बताओ, बाकी बच्चे हैंड रेज करो फटाफट। कुछ नहीं करना, जस्ट यू नीड टू चेक चेंज कितना हो रहा है। MnO4 नेगेटिव से Mn+2 में जाएगा तब कितना हो रहा है। दक्ष व्हाट वुड बी द आंसर? तभी कहती हूँ साथ साथ कुछ और मत पढ़ा कर। मैम मे आई? नो। सौरभ आप मैम बताओ। डन सौरभ आप मैम सी। देखो ठीक है, MnO4 नेगेटिव Yes, ma'am. Mn+2 में जा रहा है, यस N मैम करेक्ट है। इसमें जा रहा है तो 1 हो जाएगा 1 का हो जाएगा और ये Mn+4 में है, यहाँ पे 3 3 हो जाएगा। और ये 3 कितना हो है? जाएगा, 4 मैम यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हो तो गया, क्या दिक्कत थी, हो गया। यस यस मैम। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो। वो कह रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी कि एसिडिक केस में बता रहे हैं वो, मतलब बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं बेटा मीडियम एसिडिक है, तो उसमें इक्विवेलेंट वेट बताना है KMnO4 का। मैम डन वेरी गुड, बाकी करिए। अरे बहुत आसान है, करो करो। आफ्ताब यस मैम। बताओ। मैम ऑप्शन ए। वेरी गुड, मॉलिक्यूलर वेट molecular बाय एन weight. फैक्टर आपको पता है एसिडिक मीडियम Yes, में, ma'am. मैंने ऐसे याद रखो। यस मैम। 5 बना, तो बी एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 होता है। यस थर्ड मैम। क्वेश्चन करो। अब यहाँ पे ध्यान रखना, उसने इक्विवेलेंट वेट क्रोमियम का पूछ रखा है, डाइक्रोमेट का नहीं, कहीं पता चले डाइक्रोमेट का निकाल दो। मैंने थोड़ा चेंज कर दिया क्वेश्चन को। मैम डन। मैम डन। लव आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। 6। ओके अलीशा। श्रीपर्णा। मैम ऑप्शन डी। अलीशा ओके, बाकी बच सबका डी आ रहा है क्या? यस मैम। डी कैसे आएगा भाई? मैम ऑप्शन ए होना चाहिए ना। क्यों होगा ऑप्शन ए, बताओ। बिकॉज इसका एन फैक्टर 3 नहीं आएगा, हाँ 3 ही आएगा। तो इसलिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मतलब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 3 होएगा, तो ऑप्शन ए तो होगा। बच्चों यहाँ पे ना डाइक्रोमेट का नहीं पूछ रखा था। देखो अगर डाइक्रोमेट का आप निकालते तो एन फैक्टर जो 3 आया है वो एक क्रोमियम के लिए आया है, यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड 2 क्रोमियम है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे 6 क्यों लिख रहे हो आप?
ठीक है, यहाँ पे जो क्रोमियम +3 है पर मॉलिक्यूल के लिए निकालोगे ना, तो पर मॉलिक्यूल के लिए तो एन फैक्टर 3 आएगा ना मेरे बेटा। बोलो क्या कहते हो, समझे कि नहीं समझे? मैम लेकिन यस मैम। और जो आप लोग इधर आओ, जो आप लोग अगर मैं मान लो पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर निकाल रही हूँ या किसी और का निकाल रही हूँ, तो आपने नोटिस किया होगा जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो रिएक्टेंट में कितने हैं वो सेंट्रल एटम उससे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। एन फैक्टर Yes, होता ma'am. क्या है? एन फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो आप एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना होगा, दो के लिए क्यों निकाल रहे हो? यहाँ पे भी तो आप एक ही के लिए निकालते हो ना। यहाँ पे मैंने बोला था कि वो, इधर आओ, आप ऐसे निकालते हैं ना, X6 आता है, तो वो X6 एक क्रोमियम के लिए आ रहा था, अपन दो के लिए निकाले तब मल्टीप्लाई करते हैं अपन 2 से। ओके मैम। निकाल तो पर मॉलिक्यूल के लिए रहे हैं, एक के लिए निकाल रहे हो, तो यहाँ पे आप 2 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे? जस्ट बिकॉज कि इसके आगे 2 लिखा हुआ है? नहीं भाई, एक के पर मॉलिक्यूल निकालना तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 3 होगा। ठीक है, ये वाला निकालो, फोर्थ वाला क्या लिखा हुआ है इसमें, चेक करो क्या पूछा है इसमें। मैम डन। BrO3 नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है Br नेगेटिव के साथ और Br2 निकाल रहा है भाई साहब। ओके, करो। क्या होगा, निकालो बेटा एन फैक्टर इसका। ये +5 से 0 में जा रहा है ना, तो एन फैक्टर 5 नहीं हो जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. अगर वो Option इसका C. पूछता तो Option C. तो तुम्हारा 1 हो जाता। ठीक है, Yes, ma'am. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैम एक क्वेश्चन था। यस मैम। ठीक है, हाँ बोलो। मैम ये KBRO3 कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। नहीं, उसने KBRO3 का पूछ रखा ना, तो उसी का तो निकाल रहे हैं हम लोग। तो मैम आपका के कहाँ है? अरे ये इसका काउंटर आयन है ना मेरा बेटा। अच्छा मैम, ओके। ठीक है, ओके मैम। फिफ्थ करो। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है स्टेनस क्लोराइड का, यानी कि इसका। मोलिकुलर वेट आपको दिया हुआ है। क्या होगा? Ma'am, may I? मैम बी। 10 मिनट है। मैम बी। Should be यहाँ पे 95. तो एन फैक्टर 2 है, मोलिकुलर वेट Yes, इसमें ma'am. दिया ही हुआ है। 190/2. ये देखो, ये मैं कराती हूँ। इसमें देखो जो एन क्या पूछा, इक्विवेलेंट वेट पूछा इसका। अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था कि इसमें आयरन जो है 3 आयरन है, 2 आयरन किस में होते हैं अपने +3 में और एक होता है 2 में। तभी इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है अगर तुम निकालोगे तो वो 8/3 आता है, एवरेज लिया है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आयरन +3 में है, ठीक है, और KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है, खुद का रिडक्शन। तो पक्का आयरन इसमें +2 में ही रहा होगा, जो भी आयरन होगा तभी तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है +3 में, और Yes, खुद इसने अपने आप को रिड्यूस किया है। तो यानी कि यहाँ पे जो आप आयरन कंसिडर करोगे वो +2 वाला कंसिडर करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो 2 से 3 में कितने का चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का? एन फैक्टर 1 होगा। 1. तो मॉलिक्यूलर आपका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास बाय 1, यानी कि बी ऑप्शन। मैम ठीक है, इस तरीके से करना है। अब ये देखो, ये तुम्हारा समरी चार्ट है, नजर मारो। ये तुम्हें घर के लिए लेना है और इसको रीड करना है बैठ के। अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, देखो सब बढ़िया है, जो मैंने बताया है वही है। जैसे देखो इधर, एसिडिक मीडियम में ये इसमें चेंज होता है, सबको पता है। न्यूट्रल मीडियम में इसमें चेंज होता है, सबको पता है। बेसिक मीडियम में इसमें चेंज होता है, मैंने सब पढ़ा दिया। ठीक है, डाइक्रोमेट इसमें चेंज हो रहा है, बता दिया मैंने। समझ रहे हो? ये देखो, अगर Mn+4 से +2 में हो रहा है तो निकाल सकते हो। Cl2 इसमें चेंज हो रहा है, एन फैक्टर निकाल सकते हो।
देखो क्या इनमें से कोई ऐसी चीज है जो अपन ने नहीं पढ़ी क्लास में? देख लो, निहार लो इसको, सब कुछ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, ये तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, ये तुम्हारा समरी चार्ट हो गया। और मतलब आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम मतलब परसों जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना, तुम्हें मुंह जुबानी याद होंगी चीजें। ठीक है, हाँ बोलो अरीशा। मैम जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा था उसमें कैन यू रिपीट किया आपने फेरस का मतलब Fe का +2 क्यों लिया? क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस। अगर तुम यहाँ पे मान लो आयरन +3 वाला ले लेती हो, तो +3 से +3 में तो चेंज नहीं होगा ना, बिकॉज Yes, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे जो वन ऑफ द आयरन है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि यहाँ पे पक्का +2 रहा होगा, जो कि +3 में जा रहा है। ओके मैम, क्योंकि गॉट इट। हाँ, ओके मैम। यस, दक्ष कुछ पूछ रहे हो? नो मैम। चलो उसके बाद आओ लो ऑफ इक्विवेलेंस। देखो लो ऑफ इक्विवेलेंस मैंने अभी बताया। देखो एक बार ना इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, फिर मैं इसको अपने तरीके से बताऊंगी। ये क्या बोलता है लो ऑफ इक्विवेलेंस? ये कहता है, ध्यान से सुनो, वन इक्विवेलेंट ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन करेगा दूसरे वन इक्विवेलेंट के साथ। या अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, लेट्स से एसिड बेस रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, उसमें जो इक्विवेलेंट्स है, या यू कैन ऑल्सो से मिली इक्विवेलेंट्स है, वो रिएक्टेंट के साथ, ध्यान से सुन लो, जो मिली इक्विवेलेंट्स है या इक्विवेलेंट्स है रिएक्टेंट के, वो रिएक्ट करेंगे इक्वल अमाउंट में और हमें सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिलेंगे प्रोडक्ट के। मैम समझ में नहीं आया? देखो अगर मान लो कैसे बताऊं, हाँ अभी मैंने तुम्हें बोला कि KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड की तुम टाइट्रेशन करते हो, राइट? तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग KMnO4 ब्यूरेट में लेते हो और ये तुम बीकर में लेते हो। तो जो तुम ब्यूरेट की नोजल है वो कब तक ओपन करते हो? धीरे 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 धीरे, जब तक पिंक कलर ना आ जाए एंड पॉइंट। इसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोलते हैं, है ना? यही करते हो तुम लोग। तो मतलब मेरा Yes, बेटा, जो तुम ब्यूरेट से जितना वॉल्यूम तुम उसमें डाल रहे हो, ध्यान से रखना क्या बोलूं मैं, जितने मोल्स तुम KMnO4 के ले रहे हो उतने ही न्यूट्रलाइज करेगा वो ऑक्सैलिक एसिड के, तभी तो आपका आएगा पिंक कलर। तो लो ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है मेरा बेटा, जितने इक्विवेलेंट यूज होंगे ना रिएक्टेंट के, उतने ही प्रोडक्ट के भी बनेंगे, उतने प्रोडक्ट के बनेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ तुम्हें। मान लो मेरे पास एक HCl है और NOH है, ये NaCl और वाटर बना रहा है। तो तुम देखो मैंने HCl के 1 मोल लिया है, इसका भी 1 मोल लिया है, बोलो। तो मैंने अगर 1 मोल NaOH लिया है, 1 मोल एसिड लिया है, यानी कि 1 मोल NaOH 1 मोल एसिड को पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा कंप्लीटली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मैं क्या बोल सकती हूँ कि एक इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज न्यूट्रलाइज बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ HCl। ऐसे मैं बोल सकती हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्योंकि तुम याद करो मेरा बेटा, अगर मैंने तुम्हें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताए थे, क्या बताए थे ग्राम इक्विवेलेंट? मोल्स इनटू एन फैक्टर। ध्यान दे लो, बहुत ही Yes, ma'am. इंपॉर्टेंट और ट्रिकी टॉपिक है। तो एक बात बताओ, NaOH का एन फैक्टर कितना होता है? 1, और यहाँ पे 1 मोल है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए इसके? 1। HCl के मोल कितने? 1। एन फैक्टर कितना हो गया? 1। तो दोनों के हो गए ना इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट, बोलो। Yes, ma'am. तो मैं बोल सकती हूँ ना कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, बोलो हाँ या ना? यही Yes, तो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, यही फैक्ट है, यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। वो कहता है कि भाई साहब इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे इक्वल अमाउंट में, यही तो मैंने लिखा है, और हमें सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिलेंगे प्रोडक्ट के अलग अलग। ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूं मैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है H2SO4 और NaOH, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं कितने मोल ले रही हूँ? 2 मोल ले रही 2 हूँ, moles. यानी कि 2 मोल NaOH के न्यूट्रलाइज होंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे 1 मोल ऑफ H2SO4 को। ये सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am.
ठीक है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, सारे बच्चे बोलेंगे NaOH का एन फैक्टर क्या होगा इसमें 1, और नंबर ऑफ मोल्स है 2, तो Two. क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे 2। 2. H2SO4 में नंबर ऑफ मोल्स 1 है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों Yes, ma'am. प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट, बोलो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो मैं बोल दूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। बहुत सिंपल भाषा में बता दिया मैंने। Yes, ma'am. ठीक है, और Yes, ma'am. एक और एग्जांपल लेते हैं, आराम से बैठे रहो। मान लो मेरे पास H3PO4 है और 3 NaOH है, प्रोडक्ट जो बना होगा, हमें लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे देखो 3 मोल NaOH लग रहे हैं 1 मोल ऑफ H3PO4 को न्यूट्रलाइज करने में, यानी कि 3 मोल ऑफ NaOH जब 1 मोल इसके साथ रिएक्ट करेगा तब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा ना बेस का, बोलो। Yes, ma'am. मतलब Yes, 3, ma'am. ध्यान से सुनो, 3 मोल ऑफ NaOH 3 H को रिप्लेस करेंगे तो 1 NaOH 1 को ही करेगा, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा, यानी कि 3 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे NaOH के। और H3PO4 के कितने हो जाएंगे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 3 ग्राम इक्विवेलेंट। तो मैं लिख दूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, बोलो। मतलब Yes, जितने, मैं फिर बोलूं, जितने NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट चाहिएंगे तुम्हें, उतने ही तुम्हें H3PO4 के चाहिए होंगे। जो तुम रिडॉक्स रिएक्शन कराते हो, अपनी टाइट्रेशन कराते हो, उसमें KMnO4 के उतने ही इक्विवेलेंट्स यूज होंगे जितने ऑक्सैलिक एसिड के होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तभी वो पिंक कलर आता है तुम्हारा। ठीक है, आया समझ में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? एक क्वेश्चन Yes, करें, ma'am. एक क्वेश्चन करते, थोड़ा फील दिलवाते हो, फिर बाकी हम कल करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सारे बच्चे बैठे रहेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4। ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फाइड इन एसिडिक मीडियम। जब भी वहां पे वो लिखा मिले ना, नीडेड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, नीडेड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, तो समझ जाना वहां पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ पे उसने रिएक्शन भी हालांकि दे रखी है, बट हमें पता है अगर मान लो वो रिएक्शन नहीं भी देता तो भी हम कर लेते। पूछो कैसे? देखो हमें पता है एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में चेंज होता है, Mn+2 में, एन फैक्टर उसका 5 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कॉपर सल्फाइड, कॉपर किस में है यहाँ पे, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, कॉपर इज इन +1, तो वो +2 में जा रहा है, कॉपर +1 से +2 में जाएगा। इसको भी तुम ध्यान रख लो, काम आएगा। और यहाँ पे सल्फर किस में है, कोई बताएगा मुझे? -2 में है, और यहाँ पे -2. +4 में, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6। Yes, ma'am. ठीक है, बस आपको क्या बताना है, वो क्या बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 हमें चाहिए होंगे 1 मोल ऑफ Cu2S को ऑक्सीडाइज कराने के लिए। यानी कि मैं बोल सकती हूँ क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बेटा कोई नहीं जाएगा, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है समझने के लिए, ध्यान से सुन लो। तो मैं लिख लूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu2S, बस ये बता दो, क्योंकि उसी की तो बात कर रखी है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे बताओ। और ग्राम इक्विवेलेंट को मैं ये लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इनटू एन फैक्टर, बताया था ना मैंने, फॉर्मूला बताया था। और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu2S इनटू एन फैक्टर। yes, ma'am. ठीक है, देखो ध्यान से, हो जाएगा। Yes, ma'am. चलो, अब नंबर Yes, ऑफ ma'am. मोल्स ऑफ KMnO4 तो हमें निकालना ही है, और एन फैक्टर कितना होता है KMnO4 एसिडिक मीडियम में 5, हमें पता ही है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं Cu2S के 1 है, और एन फैक्टर कितना है Cu2S का, कॉपर का देखो 1 है,
और इसका 6 है, तो ये 7 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? 7/5। 7 नहीं, 7/5। 7/5। आया समझ में क्या किया मैंने? यस मैम। हाँ जी, देखो एक बार खुद देखो, समझने की कोशिश करो, फिर देखो मैम ने क्या किया। देखो एक बार। तो मैम x 7/5 हो सकता है? हाँ, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो ना? बिल्कुल होगा ओके 7/5। मैम। ठीक है, एन फैक्टर नहीं निकाला ना। देखो एक बार क्या किया, फिर मुझे कंफर्म करो, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके मैम। एन फैक्टर यहाँ पे गलत वलत तो नहीं निकाला ना? एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक। KMnO4 का तो ये हो जाएगा, ये कितना था, +1 से +2 जा रहा है, तो एन फैक्टर 1 होगा। बट वो, हाँ ओके ओके, इधर आओ। वो एक कॉपर के लिए होगा, अपने पास 2 कॉपर है ना मेरा बेटा, तो 2 होगा ना यहाँ पे। किसी ने ध्यान नहीं यस दिया? मैम। किसी ने ध्यान नहीं दिया? और ये 6 होगा, तो यहाँ पे 8/5 होगा। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। ये वाला करोगे एक बार तुम लोग, या नेक्स्ट क्लास में कर लोगे? बताओ जल्दी मेरे को। नेक्स्ट क्लास। लो, सारे मन नहीं है किसी का करने का। करके नेक्स्ट क्लास करके में कर लेंगे ना। अभी करके जाओ जल्दी, बस एक मिनट कर लूंगी, जल्दी करो। आई नो टाइम हो गया, कोई बात नहीं, कल की छुट्टी है। बस ये कर लो फिर चले जाओ। मेरे को बस ये भूल ना जाओ घर जाके। खुद करो ये। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। चलो निकालो। बस ये लास्ट है, जैसे जैसे करते जाओगे भेजती जाऊंगी तुम लोगों को। लव कुश गया क्या? ओके, जानवी है। जानवी तुम बताओगी? आज बिल्कुल चुप हो तुम लोग, डिफिकल्ट टॉपिक आते एकदम शांत हो जाते हो। यस मैम। मैम इसका बी ऑप्शन होगा। 2/5 आ रहा है। यस मैम। बाकी चेक करो एक बार क्या आ रहा है। नो मैम, मैंने उल्टा बोल दिया, 5/2 आ रहा है। 5/2 आ रहा है। अप्रोच समझ में आई है तुम लोगों को कैसे करना है? एसिडिक मीडियम में KMnO4 आप लोगों को पता है, आपको बैलेंस नहीं करनी है इक्वेशन, बस आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए बस। ठीक है, इसको देखो और कैसे बताऊं। इसको ऐसे लिख सकते हो ना तुम, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट आयन। जिसकी बात कर रही है उसी के ही ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो ना। देखो यस ये मैम। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इनटू एन फैक्टर, और ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट इनटू एन फैक्टर। बस तुम मेरे को ये बता दो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 कितने दे रखे हैं, 1, और एन फैक्टर कितना होता है KMnO4 का एसिडिक मीडियम में? 5। 5। 5 ये आपको निकालना है। एन फैक्टर ऑक्सलेट का कितना होता है? मैंने कहा था रट डालो, रट डालो। 2। तो एक्स क्या आ जाएगा? 5/2। बस ये by है। 2 यस मैम। इजी लग रहा है? अब बाकी कल यस करेंगे, मैम। बाकी कल करेंगे हम लोग। ये ध्यान, ये याद कर लेना, इसको इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, यस मैम। ठीक है कि एसिडिक मीडियम में MnO4 इसमें चेंज होता है, फेरस फेरिक में चेंज होता है, ऑक्सलेट CO2 में चेंज होता है। ठीक है, नाइट्राइट नाइट्रेट में चेंज होता है, सल्फाइड सल्फर में होता है, सल्फाइड सल्फेट में होता है। ये तुम्हारे काम आएगा, है ना, रिएक्शन में। मैम ये H2C2O4 को क्या बोलते हैं मैम? यही तो है, ऑक्सैलिक एसिड ही तो है। ये रहा देखो, इसके 2H+ हटा दोगे ये बन जाएगा, एक निकाल दोगे तो ये बन जाएगा। अच्छा, एसिड से ही बना है ये। ठीक है, बाय मैम। चलो, हैप्पी आज न्यू की ईयर। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। हाँ, आपको मैंने क्वेश्चंस, कौन सा मेरा बेटा, ये वाली? यस मैम। हाँ, आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, घर पे कर लेना आराम से, है ना? ओके मैम। लगेगा तुम लोगों को करने में, और बाकी नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट अगर अभी 60-70% क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्लास में 100 हो जाए।
ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। देखो थोड़ा सा है ये टॉपिक समझने वाला है, इसमें काफी कुछ, तो इट्स ओके, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लगाएंगे और हो जाएगा अच्छे से।